हेलो एंड वेलकम दोस्तों। टीम इंडिया को इस वक्त रेड बॉल क्रिकेट में कुछ अच्छे फास्ट बॉलर की जरूरत है जो आगे चल करके टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि आने वाले 2 से 4 साल में जो करंट लॉट ऑफ फास्ट बॉलर्स है वो कहीं ना कहीं आपके लिए खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। बिकॉज एज के जिस स्टेज पर हैं तो उनको एक वक्त के बाद जाना जरूर होगा। तो ऐसे में फ्यूचर के फास्ट बॉलर कौन होंगे और वो कहां से आएंगे, क्योंकि आईपीएल से आने वाले गेंदबाज आपके व्हाइट बॉल क्रिकेट के ज्यादा बड़े गेंदबाज होते हैं, T20 क्रिकेट की बात की जाए या ओडीआई क्रिकेट की बात की जाए। बट जब रेड बॉल के फास्ट बॉलर की बात होगी तो आपको इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में देखना पड़ेगा, रणजी ट्रॉफी में देखना पड़ेगा, दिलीप ट्रॉफी में देखना पड़ेगा, ईरानी कप में देखना पड़ेगा। सो दिलीप ट्रॉफी का आगाज होने वाला है, सारे स्क्वाड अनाउंस हो गए हैं, हर जोन ने 3 से 4 फास्ट बॉलर सेलेक्ट किए हैं अपने अपने जोन के लिए और टोटल लगभग 1.5 दर्जन के आसपास फास्ट बॉलर आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं। सो उसमें से कौन से कुछ फास्ट बॉलर हो सकते हैं जो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर रहने वाले हैं इस सीजन, तो उसकी बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। सबसे पहले बात करें हम सेंट्रल जोन की, तो सेंट्रल जोन ने 3 तेज गेंदबाजों को चुना है, जिसमें शिवम मावी हैं, आवेश खान हैं और यश ठाकुर हैं। तीनों अच्छे गेंदबाज हैं और कहीं ना कहीं इन सबको इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर सेलेक्ट किया गया है जो इन्होंने रणजी ट्रॉफी में किया था। शिवम मावी की बात करें तो इन्होंने 4 मैचेस खेले थे, 19 विकेट लिए थे। कुछ अच्छे स्पेल्स इनकी तरफ से देखने को मिले थे, स्पेशली जो बंगाल के खिलाफ इन्होंने स्पेल डाला था वो बहुत ही शानदार स्पेल था कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम पर। और ये खिलाड़ी पोटेंशियल बहुत है, शायद अगर आप देखें जो इनको कुछ मौके T20 क्रिकेट में मिले थे, गेंदबाजी करने को और मिलता तो बेटर कर सकते थे। और इनके साथ ये चीज भी देखी जा रही है कि ये बल्लेबाजी कर सकते हैं, बल्लेबाजी में स्कोप बहुत है। इंडिया के लिए जो T20 मैच खेले थे वहां पर इन्होंने गेंद के साथ तो अच्छा प्रदर्शन किया ही था, साथ में बल्ले से भी इंप्रेस किया था और बेहतरीन फील्डर भी हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको और प्रमोट किया जा रहा है कि गेंदबाजी तो आपको फॉर श्योर देंगे, बल्लेबाजी से कुछ वैल्यू एडिशन दे सकते हैं टीम में और फील्डर बहुत शानदार है कहीं ना कहीं। रेड बॉल क्रिकेट की अगर बात की जाए तो रणजी ट्रॉफी का सीजन इनके लिए अच्छा गया था और पिछले 1 से 1.5 साल में फिटनेस इंप्रूव होने के बाद काफी चीजें इनके लिए बदल गई हैं। तो ये सीजन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि इस सीजन ये गेंदबाजी कैसे करते हैं। उसके बाद आवेश खान की बात की जाए तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल थे पिछले साल और इन्होंने 8 मैचेस में 38 विकेट लिए थे। तो कहीं ना कहीं इनको परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड मिल रहा है और ओवरऑल अगर 3-4 साल का आईपीएल देखें तो बीच में थोड़ा सा डिप जरूर आया था, अब दोबारा से गेंदबाजी थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई दिख रही है। उस हिसाब से इनके लिए भी डोमेस्टिक का सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यश ठाकुर की बात करें तो 6 मैचेस खेले थे, 17 विकेट लिए थे, व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपना लोहा मनवा चुके हैं। रेड बॉल क्रिकेट अभी बाकी है जहां पर इनको अपना लोहा मनवाना है। इनके पास पोटेंशियल है, अच्छी गति से गेंदबाजी कर सकते हैं, वेरिएशन इनके पास है। रेड बॉल क्रिकेट इनको हेल्प आउट जरूर करेगी फॉर डेवलपिंग एज अ फास्ट बॉलर इन व्हाइट बॉल क्रिकेट एज वेल, क्योंकि जब आप लंबे लंबे स्पेल्स डालते हैं तो आपको वो कंट्रोल बेटर मिलता है और आप सिर्फ वेरिएशन पर डिपेंड नहीं रहते, अपनी गेंदबाजी के एक और एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं डेवलप कर पाते हैं। जो अच्छी लेंथ बॉल डालने की बात है, विकेट टेकिंग गेंदें ज्यादा से ज्यादा डालने की बात है। उसके बाद ईस्ट जोन की बात करें तो यहां पर 4 तेज गेंदबाज दिखाई दे रहे हैं, आकाशदीप, मुकेश कुमार, मणिशंकर मूरा सिंह और ईशान पोरेल। इसमें से 3 प्योर फास्ट बॉलर हैं और 1 ऑलराउंडर है, जो बॉलिंग ऑलराउंडर आप कह सकते हैं मणिशंकर मूरा सिंह को। सो आकाशदीप की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में ये शामिल थे, 10 मैचेस में 41 विकेट लिए थे। बंगाल की टीम अगर फाइनल खेली थी, जिस गेंदबाज का रोल सबसे बड़ा था वो थे आकाशदीप। आरसीबी ने इनको शुरू के कुछ मैचेस में खिलाया लेकिन ज्यादा मौका नहीं दे पाए, लेकिन इनकी जो रेड बॉल की गेंदबाजी रही है पिछले 1 से 2 साल में बहुत इंप्रेसिव रही है। अच्छी पेस पर गेंद डालते हैं, गेंद को मूव कराने की काबिलियत इनके पास कहीं ना कहीं है और ये सीजन बहुत डिसाइसिव होने वाला है उनके लिए आने वाले वक्त में उनकी रेड बॉल क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन पर जरूर नजर रहेगी कि वो कैसे गेंदबाजी करते हैं इस सीजन। उसके बाद बात की जाए मुकेश कुमार की, सो ऑलरेडी इन्होंने जाइंट लीप कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट में ले ली है और अभी से इनको कंसीडर किया जा रहा है फॉर रेड बॉल क्रिकेट इंडिया की टेस्ट टीम में सिलेक्शन
की बात जहां तक है, T20 टीम में पहले ही सेलेक्ट हो चुके थे, अब इनका टेस्ट टीम में भी सिलेक्शन को लेकर के चांस बनता है। 5 मैचेस खेले थे, इन्होंने 22 विकेट लिए थे। उसके बाद मणिशंकर मुरा सिंह की बात करें तो इंडिया ए के लिए इनका सिलेक्शन हुआ था एक वक्त पर, इन्होंने 7 मैचेस में 28 विकेट लिए। गेंदबाजी अच्छी की है और बहुत साल से कहीं ना कहीं त्रिपुरा के लिए अच्छी गेंदबाजी करते रहे, बीच बीच में बल्ले से भी इनसे कंट्रीब्यूशंस आते रहते हैं। सो इनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं ईस्ट जोन के लिए फॉर श्योर बनता था। इंडिया के लिए आने वाले टाइम में जरूर देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। ईशान पोरेल की बात करें, सो ईशान पोरेल शायद जितना पोटेंशियल था और जितनी बात इनके बारे में हो रही थी उतना डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इस सीजन उनके लिए रेड बॉल क्रिकेट अच्छा गया था। रणजी ट्रॉफी का 10 मैचेस में 27 विकेट उनके नाम थे। अब इसको अच्छा कहा जाए या किस तरह से देखा जाए, लेकिन अच्छी ओवरऑल गेंदबाजी उन्होंने कहीं ना कहीं की थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन शायद इससे ज्यादा हैं। तो ईशान पोरेल को स्टेप अप करना पड़ेगा अपनी गेंदबाजी में, और जो एक्सपेक्टेशन उनसे अंडर 19 वर्ल्ड कप में सेट हुई थी उसको पूरा करना पड़ेगा। और नॉर्थ जोन की बात करें तो सबसे पैथेटिक सिलेक्शन अगर किसी जोन में फास्ट बॉलर का हुआ है तो वो नॉर्थ जोन में हुआ है, क्योंकि जिन 3 फास्ट बॉलर को सेलेक्ट किया गया है प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ विकेट्स। रणजी ट्रॉफी में जिसने ज्यादा विकेट ले लिए वो सेलेक्ट हो गया। वैभव अरोरा के 7 मैचेस में 25 विकेट थे, वो सेलेक्ट हो गए। बलतेज सिंह 8 मैचेस में 37 विकेट थे, वो सेलेक्ट हो गए। सिद्धार्थ कौल 7 मैचेस में 22 विकेट थे, वो सेलेक्ट हो गए। अब अगर इसी बेसिस पर सिलेक्शन होना है तो सिलेक्टर्स का काम क्या है? तो वो तो आप एक चार्ट बना लीजिए और वहां से सेलेक्ट कर लीजिए कि टॉप 3 विकेट टेकर आपके जोन में कौन है, आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें कोई विजन नजर नहीं आता, क्योंकि जिन फास्ट बॉलर्स को छोड़ दिया गया है उसमें हर्षित राणा की बात होगी, युद्धवीर सिंह की बात होगी, नवदीप सैनी जो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए तो खेल रहे थे पिछले साल ईरानी कप की अगर बात की जाए, लेकिन अभी जब नॉर्थ जोन की टीम बनती है तो उनको उसमें सेलेक्ट नहीं किया जाता। और सिर्फ ये खिलाड़ी नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारे पोटेंशियली अच्छे तेज गेंदबाज हैं जिनको सिलेक्शन के लिए कंसीडर किया जा सकता था, लेकिन इन 3 को किया गया। वैभव अरोरा तो चलो मैं फिर भी कहता हूं कि युवा खिलाड़ी हैं, पोटेंशियल है, अच्छी गेंदबाजी उन्होंने कहीं ना कहीं की है, 7 मैचेस में 25 विकेट हैं, बुरा नहीं किया। बलतेज सिंह को आपको कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा, क्योंकि जो खिलाड़ी पिछले 2-3 साल से लगातार दस्तक दे रहा है दरवाजे पर कि मुझे भी सेलेक्ट किया जाए तो वो बनता है। बट सिद्धार्थ कौल इंडिया ऑलरेडी खेल चुके हैं, उनका अच्छा सीजन जाने के बाद अगर आरसीबी की टीम ने उनको कंसीडर नहीं किया प्लेइंग 11 में, तो क्या उनकी जगह पर किसी युवा खिलाड़ी को नहीं सेलेक्ट करना चाहिए था? और अगर आप सिद्धार्थ कौल को सेलेक्ट कर भी रहे थे तो एक बल्लेबाज कम करके आप किसी और तेज गेंदबाज को सेलेक्ट कर लेते, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप फास्ट बॉलर इस वक्त देखें किसी जोन में मौजूद है तो वो नॉर्थ जोन में मौजूद है, और वहां से आप फास्ट बॉलर को इग्नोर कर रहे हैं और सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, और आपने सिर्फ उन फास्ट बॉलर को सेलेक्ट कर लिया है जो इंडिया के लिए विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा लेके नहीं आते ना। बलतेज सिंह को आगे इंडिया खेलते हुए देखते हैं कि 32 साल के ऑलरेडी है, कब सिलेक्शन होगा, कब खेलने का मौका आएगा। सो मुझे नहीं लगता कि आप बलतेज सिंह को वहां देखते हैं, सिवाय वैभव अरोरा को छोड़ करके बाकी कोई सिलेक्शन मुझे जस्टिफाइड नजर नहीं आता। सो वहां पर जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है केबी शशिकांत का, जिनके 7 मैचेस में 29 विकेट, तो परफॉर्मेंस खैर वहां पर भी कंसिडरेशन में रही है, लेकिन 2 फास्ट बॉलर विद्युत कबीरप्पा और विजय कुमार बैस, ये दोनों प्लेयर टू वॉच आउट फॉर होने वाले हैं रेड बॉल क्रिकेट में। क्योंकि विद्युत कबीरप्पा की स्पेशली बात करें, पहला सीजन था जो पिछला डोमेस्टिक का सीजन था, अब ये नए सीजन का आगाज हो रहा है, इस सीजन में कैसे गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि हर खिलाड़ी के बारे में बात यही होती है कि पहला सीजन कंपैरेटिवली आसान होता है, आप दूसरे सीजन में आकर के जब टीमें आपको कहीं ना कहीं फिगर आउट कर लेती हैं और दूसरे सीजन में जब आप परफॉर्म करते हैं तो फिर आपकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है। सो विद्युत कबीरप्पा युवा खिलाड़ी उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। विजय कुमार बैस आईपीएल में भी आपने इनको खेलते हुए देखा, सो कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी इन्होंने आरसीबी के लिए की, बट रेड बॉल क्रिकेट इनकी यूएसबी है। सो रेड बॉल क्रिकेट में इनसे उम्मीद होगी कि अच्छा करें। उसके बाद बेस्ट जोन की बात करें, सो बेस्ट जोन में कुछ सिलेक्शन थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स हुए हैं, जिसमें आपको कुछ लगेगा कि हाँ, कि विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन क्रिकेट के कुछ नजर आ रहा है। एक पहला सिलेक्शन है अर्जुन नगवासवाला का, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो आप ढूंढते हैं, जो आपको चाहिए होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अर्जुन नगवासवाला को इंडिया के साथ एज अ नेट बॉलर भी लेके जाया गया था कुछ
दौरों पर और कहीं ना कहीं अच्छे गेंदबाज है। गुजरात के लिए ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा रहा था, लेकिन इस रणजी ट्रॉफी में कोई खास प्रदर्शन उनका देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी उनको बेस्ट जोन की तरफ से सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि एक विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं कि आने वाले वक्त में आपको एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए होगा, तो इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ है। चेतन सकारिया प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, उनका 27 विकेट उन्होंने सौराष्ट्र के लिए लिए थे और सौराष्ट्र की टीम आगे गई, उसमें उनका भी बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद बात की जाए अतीत सेठ की, तो अतीत सेठ एक एज ए ऑलराउंडर कंसीडर होते हैं। वैसे तो शायद आप प्योरली एक गेंदबाज कहेंगे, लेकिन बल्ले से भी इस रणजी ट्रॉफी के सीजन में उनके कुछ पारियां निकली थी। वैसे भी एज ए बैट्समैन उनका रिकॉर्ड बुरा नहीं है। सो इंडियन क्रिकेट में जो बड़ी रेयर कम्युनिटी जिसकी आप बात करते हैं, वो एक ही खिलाड़ी आपको नजर आ रहा है जो इन सारी टीमों में सेलेक्ट हुआ है, वो है अतीत सेठ। शायद आप मणिशंकर मोरा सिंह की बात कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइमरली एक गेंदबाज है जो थोड़ी बल्लेबाजी कर सकते हैं। इनके पास शायद वो काबिलियत है जो गेंदबाजी भी अच्छी कर सकते हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, दोनों स्किल शायद बराबर से लेके आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जो जेन्युइन ऑलराउंडर वाली बात है वो अगर बनना है, सो दोनों स्किल को अभी और अपलिफ्ट करने की जरूरत इनको पड़ेगी, बट पोटेंशियल है, अच्छे खिलाड़ी हैं। उसके बाद बात की जाए चिराग जानी की, जो एक और ऑलराउंडर, पहले गेंदबाज हुआ करते थे, लेकिन पिछले 1-2 साल में जिस तरह से बल्लेबाजी डेवलप की है, सो अपने आप को कहीं ना कहीं डोमेस्टिक में एज ए ऑलराउंडर कंसीडर कराते हैं। सो दोस्तों अब बात करते हैं कौन से वो 5 तेज गेंदबाज हैं जिन पर शायद मेरी नजर रहेगी। मैं साउथ जोन की बात करूं तो विद्युत कबीरप्पा पर मेरी नजर रहेगी। वेस्ट जोन में मैं शायद अतीत सेठ पर नजर रखना चाहूंगा, बिकॉज वो ऑलराउंडर हैं, अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, बल्ले से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नॉर्थ जोन में आपको ले दे के वैभव अरोरा ही दिखाई देते हैं, जिन पर शायद नजर रहने वाली है कि वो कैसे गेंद डालते हैं। आकाशदीप और मुकेश कुमार के बीच में देखना पड़ेगा कि इधर रेस किस तरफ जाती है। और सेंट्रल जोन में शायद जिस खिलाड़ी पर नजर रह सकती है वो शिवम मावी होंगे, बिकॉज इंडियन टीम को ऐसे प्लेयर की भी जरूरत है जो ना सिर्फ गेंदबाजी करें, बल्ले के साथ भी कंट्रीब्यूट कर सके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शिवम मावी। आपके लिए कौन से होंगे 4-5 तेज गेंदबाज जिन पर आप नजर रखना चाहेंगे इस दिलीप ट्रॉफी के सीजन में? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो और डिस्कशन आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।